किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के बाद सबसे ज्यादा आवश्यक चीजें क्या होती है और क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल द इलाइट रियल एस्टेट ग्रुप में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। दोस्तों, हम में से काफी लोग यही मानते हैं कि हम किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो सरकारी रिकॉर्ड में वो प्रॉपर्टी हमारे नाम चढ़ जाती है और सरकार के हिसाब से हम उसके मालिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ये ठीक है? कई बार दोस्तों आपने भी ये सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी 2 बार बेच दी है या प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी उसने उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया है। अगर हम सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से हम उसके मालिक हो जाते हैं तो वो उस प्रॉपर्टी को कैसे बेच लेता है या उसमें दोबारा लोन कैसे वो ले लेता है। आज का जो हमारा वीडियो है इसी बारे में रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के बाद सबसे ज्यादा आवश्यक चीजें क्या होती है और क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। और आज की जो वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हम देंगे वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले समय में हमारे द्वारा लाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए। पहले स्टेप की बात करें तो रजिस्ट्री क्या होती है और ये करवानी क्यों आवश्यक है। भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर आप 100 रुपए से ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हो या कोई किसी भी चीज का आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें आपको लिखित कार्रवाई होनी जरूरी है। और ऐसे में प्रत्येक जो आप ट्रांसफर कर रहे हो इसका रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्री करना अनिवार्य होता है। इसलिए यही कारण है कि हम कोई भी प्रॉपर्टी या तो खरीदते हैं या हम बेचते हैं तो हम उसकी रजिस्ट्री अपने ही एरिया के रजिस्ट्रार से करवाते हैं और उससे हमें ट्रांसफर डीड वहां पर मिलती है, जो कि हमें सब रजिस्ट्रार ऑफिस में यहाँ पर करवानी पड़ती है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपकी जो रजिस्ट्री है वो केवल आपकी ओनरशिप का ही डॉक्यूमेंट है, ये आपके स्वामित्व का डॉक्यूमेंट नहीं है। और किसी भी रजिस्ट्री को कराने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो कदम होता है वो होता है उसका म्यूटेशन, या जिसे हम दाखिल खारिज भी कहते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। दाखिल खारिज में दाखिल का मतलब है कि उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जो हुई है उसमें जो हमारा नाम है उस प्रॉपर्टी के स्वामित्व के आधार पर हमारा नाम दाखिल हो और जिसने वो प्रॉपर्टी हमें बेची है उसका नाम वहाँ से हट जाए और हमारा नाम वहाँ पर दाखिल हो, उसी को हम दाखिल खारिज या म्यूटेशन कहते हैं। दोस्तों, हमारे देश में मुख्यतः प्रॉपर्टी 3 टाइप की होती है। एक तो होता है आपका कृषि भूमि या इसे आप एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं, दूसरी आबादी क्षेत्र, तीसरा होता है औद्योगिक या इंडस्ट्रियल लैंड। और वही तीनों ही विषय में आपका दाखिल खारिज या म्यूटेशन की सारी चीजें अलग अलग होती है। तो खेती की जमीन जब भी हम खरीदते हैं तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट होता है वो इसके स्वामित्व का डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें की जमाबंदी जो कि आपका सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है एक कृषि भूमि का। इसी जमाबंदी के अंदर पूरी खेती की पूरी डिटेल होती है, जिसमें कि हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका सारा डिटेल यहाँ पर रहेगा। और साथ में इसमें जमीन के जो मालिक है उसका भी पूरा नाम रहेगा, किसके नाम पे जमीन है और उसकी इस जमाबंदी में कितनी लैंड का उसका अभी हक बाकी है या उसकी अभी कितनी लैंड इस पर अभी अवेलेबल है। ये सभी डिटेल जमाबंदी के अंदर होती है, वो भी आपका कृषि भूमि या आप एग्रीकल्चर लैंड की हम बात कर रहे हैं। और हमें जब भी किसी खेती या एग्रीकल्चर लैंड के मालिक का पता करना होता है तो हम सबसे पहले जमाबंदी निकालते हैं, जिससे कि हमें उसके मालिक का पता चल जाता है। और दोस्तों, हम जब भी कोई हम एग्रीकल्चर लैंड या खेती की जमीन लेते हो तो उसके बाद रजिस्ट्री होने के बाद सबसे पहला हमारा स्टेप होना चाहिए कि हमें उस एरिया के पटवारी को एप्लीकेशन लिखनी चाहिए, जिस एप्लीकेशन हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हमने ये जमीन ले ली और उसमें रजिस्ट्री का फोटोकॉपी भी लगता है, जिससे कि पटवारी इसकी दाखिल खारिज करवा दे। दोस्तों, मान लीजिए कि हमने कोई जमीन खरीदी है, रजिस्ट्री कर ली और उसका दाखिल खारिज कराना भूल गए और हम भूल गए हमने जमीन ली थी, और सपोज जिससे हमने जमीन ली उसने वो जमीन किसी और को बेच दी, उसने जिसको जमीन बेची और उसने उसकी रजिस्ट्री कर दी और साथ में उसकी दाखिल खारिज भी चला दी। काफी टाइम ये भी होता है, एक टाइम के लिए माने हाँ उसने गलत करा है, जिसने मतलब हमें भी जमीन बेच ली उसे भी जमीन बेच दी, उसे कानून तो अवश्य सजा देगा, पर जो आपका अलग से उसमें भाग दौड़ और अलग से खर्चा, अलग से जो फीस पड़नी है वो भी तो अलग आपका एक तरीके से नुकसान हो रहा है ना उस चीज के ऊपर, और कानून के हिसाब से तो उसे तो सजा जरूर मिलेगी। इसलिए आप जब भी कोई जमीन ले लेते हो या एग्रीकल्चर आपने खेती की जमीन ली तो तुरंत ही आप इसमें दाखिल खारिज की पटवारी से कार्रवाई जरूर कीजिए और तुरंत से ही आप दाखिल खारिज अपना करवा दीजिए।
क्योंकि बाद में फिर पछताना ना पड़ जाए। दूसरे स्टेप की बात करें तो अगर आप सपोज आबादी की जमीन लेते हो या किसी भी तरीके से आपको आबादी की जमीन मिली है, तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे आप सपोज नगर निगम, नगर पालिका, जो शहर के में निकाय है, आप कहीं पे नगर पंचायत होगी, उसके द्वारा आपको यहाँ पर एप्लीकेशन देनी होगी वहाँ पे, और एप्लीकेशन के साथ आपको यहाँ पर ट्रांसफर डीड भी देनी होगी जो आपके एरिया के निकाय हैं। सपोज आप नगर पालिका एरिया में हो या आप नगर पंचायत में हो या नगर निगम में हो, जहाँ पे भी हो आप हो, या नगर परिषद में, आपको एक अपने रजिस्ट्री का फोटोकॉपी के साथ आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशन जमा करनी होगी अगर आप आबादी क्षेत्र में आते हो। इससे क्या होगा, जो आपके हाउस का टैक्स है उसके आधार पर आपका जो रिकॉर्ड होगा कि आपका ये घर है, आपकी सेल डीड के आधार पर वो आपके नाम पर चढ़ जाएगा, और फ्यूचर में आपको जो हाउस टैक्सेस हैं वो भी आपको लगने लगेंगे। इस आधार पे आपको आबादी क्षेत्र में म्यूटेशन हो जाएगा। वही दोस्तों हम थर्ड स्टेप की बात करें तो आपका सपोज इंडस्ट्रियल लैंड आप खरीद रहे हो, इसके लिए आपको उस एरिया में अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आवेदन करना पड़ेगा और सेल डीड की कॉपी लेकर वहाँ पर आपको जमा करनी होगी और एप्लीकेशन आपको लिखनी होगी। अब बात आती है दोस्तों, हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, हमें वो वसीयत के द्वारा आगे या उत्तराधिकार विधि के द्वारा हमारे पास ट्रांसफर हो गई। ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी के म्यूटेशन या दाखिल खारिज के लिए हमें कंडीशन सेम प्रकार से ही करनी होती है, सेम तरीके से हमें एप्लीकेशन भी लिखनी होती है। थोड़ा बहुत जो आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से हम अपने फेवर में करी हुई रजिस्ट्री के आधार पर, या हम अगर वसीयत से आए हैं या उत्तराधिकार विधि के द्वारा हमारे पास ये प्रॉपर्टी आई है, तो हमें उसके हिसाब से भी एप्लीकेशन देनी होगी जिससे कि हमारे नाम पर वो प्रॉपर्टी चढ़ जाए। असल मायने में तभी हम उसके असली मालिक हैं जब हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट होंगे और हमारे नाम पर वो प्रॉपर्टी चढ़ जाएगी। दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर को शेयर कीजिए। दोस्तों वही अगर आप कंफ्यूज हो किस तरीके की प्रॉपर्टी लेना है, घर लेना है, आपको प्लॉट लेना या कमर्शियल लेना, अभी भी कंफ्यूज हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको बताएंगे आपके बजट कितना है, आपसे पूछेंगे आप कितने तक का आपका बजट है, हम उसके अकॉर्डिंग आपको लोकेशन बताएंगे या आपको इस बजट में आपके लिए इस लोकेशन पे घर तैयार होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। व्हाट्सएप पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हो। ऊपर हमने स्क्रीन पर नंबर दिया है जो कि आपका कॉल और व्हाट्सएप का सेम नंबर रहेगा। आप हमें खुले मन से यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों आने वाले समय में हमारे द्वारा और भी ज्यादा प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग वीडियो आएगा जिसमें हम आपको सतर्कता के बारे में बताएंगे। हमें प्रॉपर्टी में जो फ्रॉड होते हैं उनसे कैसे बचना है, किस तरीके से हमें सावधानियां बरतनी है, कैसे हमें दाखिल खारिज चढ़वाने हैं, म्यूटेशन करवाना है, कैसे हमें रजिस्ट्री के बाद ध्यान रखने योग्य, जैसे कि हमने आज की वीडियो में आपको बताया। ये सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाले समय में हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच पाए। इसी के साथ दोस्तों जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।